हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो लोग भी CTET पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको ये बातें पता है। अगर आप लोग जो है SST में 50+ लेकर आना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि NCERT पर फोकस करें। अब अगर कोई ऐसा है कि जिन्होंने NCERT अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगी कि विदाउट NCERT पढ़े हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, आप बिना पढ़े जो है CDP में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आ सकते हैं, तो ये सब बकवास है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सोचे कि बिना पढ़े आ जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रिक लगा ले, कोई भी टिप्स कोई दे दे, कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि NCERT को आपको रटना नहीं है। NCERT को किस तरीके से पढ़ना है, मैं खुद NCERT पे काम कर रही हूँ और आप लोगों को मैंने बताया है, हाईलाइट करके नोट्स दिया है, तो आप उसका जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो नोट्स लेकर आप जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर चैप्टर वाइज जो है एक एक बार जो है वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो। ठीक है, प्लस 20 मार्क्स की जो पैडागॉजी आती है उसको भी मैंने स्टार्ट करवा दिया जिससे आप लोगों को पैडागॉजी को सॉल्व करना आ जाए। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है ना तो आप ज़रूर पूछिएगा। देखिए जिन लोगों का भी पेपर 2 SST है वो बहुत ही आसानी से CTET क्रैक कर सकते हैं। 110 जो है मार्क्स बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। और ये कैसे लेकर आ सकते हैं ये मैंने आप लोगों को पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी, क्योंकि इतना मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ जिस तरह से मैं करवा रही हूँ। आप लोगों की हिंदी की पैडागॉजी क्लास भी चल रही है। ठीक है, अपठित गद्यांश पद्यांश अभी तक मैंने नहीं करवाया है। उसके बाद जो है आपकी CDP की पैडागॉजी भी स्टार्ट हो चुकी है, CDP के कॉन्सेप्ट क्लासेस भी हुए हैं और साथ में आप लोगों की जो है SST की पैडागॉजी भी चल रही है। बाकी जो क्लासेस हैं मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी क्योंकि मैं ही यहाँ पर डेली जो है क्लास दे रही हूँ। बस मेरी कोशिश है कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपके साथ एग्ज़ाम तक रहूँगी। अगर आप लोगों को इस तरीके से करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी को चेक करना है, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पढ़ना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या एक गाइडेंस की ज़रूरत है या हमेशा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब तो रही बातें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डैश शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं। जो शूरवीर हैं और वीरांगनाएं हैं, ठीक है, मतलब कि जो शूरवीर लड़ते हुए मारे गए या वीरांगनाएं थी, इनके बारे में बहुत लंबी लंबी रचनाएं हैं। जैसे कि एक वीरांगना आपकी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, इनमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ और कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो ये सब कहाँ पर मिलते हैं? ऐतिहासिक लेख में, महाकाव्य में, वृत्तांत में या संदर्भिकाएं में। तो आप लोग बता दूं ये सब चीज़ें जो है आपको महाकाव्य में देखने को मिलता है, महाकाव्य में सुनने को मिलता है, महाकाव्य में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये एज इट इज़ ऐसे ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास 6 की हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट करवा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अगर पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। देखिए बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म की एक नई धारा का जो विकास हुआ था राजा कनिष्क के समय से हुआ था, जब वो राजा बने थे। ठीक है, तो ये बात एकदम करेक्ट है। बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था, महायान याद रखिएगा। और कनिष्क जब राजा बने थे तो 78 ईसा पूर्व में जो है वो राजा बने थे और ये वही समय था जब शक संवत की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा ये शक संवत पूछा जाता है 78 ईसा पूर्व में। तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। दूसरा, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 विशेषताएं थी। बिल्कुल, जो महायान है ना इसकी 2 विशेषताएं थी। क्या क्या? एक तो बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बिल्कुल सही, जो बुद्ध थे ना उनकी उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से, जैसे समझिएगा, जैसे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मतलब जो उनको निर्वाण हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। तो उन बुद्ध की जो मूर्ति पाई जाती है वो पीपल के पेड़ के साथ पाई जाती है। ठीक है,
तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती है। देखिए, बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती है, ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो बोधिसत्व में ये तो है कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर ही परिवर्तन आया था, लेकिन बोधिसत्व में क्या, बोधिसत्व का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में जाकर वास करना, मतलब ध्यान लगाना, ठीक है, एकांत में जाकर साधना करना। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब वे लोग जो है ना, शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते थे। कहने का मतलब कि जो महायान की शुरुआत हुई थी उसमें बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से, ये बात सही है, लेकिन बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो बोधिसत्व में आस्था के माध्यम कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं होता था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वो एकांत में वास करते थे या साधना करते थे। ये लोग इसके बजाय क्या करते थे कि लोगों को शिक्षा देते थे, उनकी मदद करते थे, और जिस परिवेश में जिस भी मतलब कोई भी है अपना परिवार के साथ रहना चाहता तो उसी में जो है ठीक रहना समझते थे। तो धीरे धीरे जो है बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, ठीक है। तो ये बात जो है आपकी गलत है। तो यहाँ पे जो है आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरा दोनों नहीं सही है, ठीक है। दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है, दोनों सही है और इससे संबंधित नहीं। यहाँ पर जो है ए सही है और बी जो है आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया होगा, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बस जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको कम से कम जो ये 15-14 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हिस्ट्री के कई बार जो है आपके 14 क्वेश्चन आते हैं, कई बार जो है 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर 14 क्वेश्चन आते हैं। और आज भी क्लास में हम 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूँ ये 14 क्वेश्चन आप करेंगे जरूर, लेकिन इस 14 क्वेश्चन के माध्यम से आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है रेडी होंगे, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी। और मैं यही कहूँगी कि जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ना, आप डायरेक्ट जो है आंसर देखने, क्योंकि वही क्वेश्चन डायरेक्ट बार बार आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन को घुमा कर पूछे तब आपको एक्सप्लेनेशन अगर पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या बोल रहा है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो सिल्क रूट था ना, इस पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो क्या था, कुषाण था। तो ये बात तो करेक्ट है। कुषाणों ने मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर, जो पश्चिम उत्तर वाला भाग है ना, ये वाला पश्चिम उत्तर पर शासन किया था। वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिनका उपयोग जो है किसने किया था, व्यापारियों ने, क्योंकि सिल्क रूट से वही जाते थे, ठीक है, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो ये भी बात सही है। तो मतलब ए और बी जो है दोनों सही है, और ये जो बी है इसकी सही व्याख्या करा, सिल्क रूट पर जो कुषाणों का नियंत्रण था, और ये जो है उत्तर पश्चिम मतलब कि मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर जो है इन्होंने शासन किया था। और सोने के सिक्के जारी करने वाले जो है पहले शासक थे कुषाण, और इनका जिनका उपयोग जो है व्यापारियों ने किया था इन सोने के सिक्कों का। तो आपका ए और बी जो है दोनों सही है। कथन 2 जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कहीं पर भी कोई डाउट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, तो मैं थोड़ा सा जो है इसे बड़ा कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप देखिए क्वेश्चन 4 मतलब कि 34। निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को जो है राजाओं के आधार पर जो है आपको विचार करना है। देखिए, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। तो क्या ये बात करेक्ट है? तो जी हाँ, मतलब कि प्रत्येक राजवंश के जो राजा होते थे ना, वो अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों पर निर्माण किया। कहने का मतलब है ईश्वर के साथ जो उनका कैसा संबंध है, इसका जो है घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का जो है उपासना करने का स्थान मंदिर बनवाए। तो ये भी बात जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, इसकी जो है सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि 35, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 35, वैसे 5 दिख रहा है। देखिए, जगहों और समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ जो है सुमिलित कीजिए। देखिए, जगहों और ये जगह है और समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ जो है सुमिलित करना है। जो वीदर था, वीदर क्या था, वीदर जो है चांदी और तांबे का जो है
किया हुआ एक जड़ाऊ काम था। ठीक है, ये आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री का है। तो तांबे और चांदी में जड़ाई किया हुआ जो है काम होता था। सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत जो है सुनहरे गोटे किनारियों और जरी वाले वस्त्रों के लिए फेमस था। पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल जो है लोहा संबंधित कार्य, जो लोहार थे। ठीक है, सालियार की बात करें तो सालियार क्या है, तो सालियार जो है आपका बुनाई से संबंधित है। तो ये सब कहाँ पर आपको मिल रहे हैं, देखिए ए का 4 कहाँ पर है, 2 में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है। तो ये देखिए सूरत जो है आपका 3 कहाँ पर है, एक ही जगह 3 है। ठीक है, तो मतलब कि बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 ऑप्शन जो है करेक्ट है। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब कि 36। ओके, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या बोल रहा है, कथन एक कह रहा है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी भी काम के नहीं है। मतलब जो कर्मकांड होते हैं, जो पुरोहित करवाते थे, ये किसी भी काम के नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अशोक ने कहा था मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे। मतलब मौर्य साम्राज्य के समय में सभी लोग जो है अलग अलग धर्मों का जो है अनुसरण करते थे। कभी कभी जो है विवाद और पशु बल तक भी पहुंच जाता था। तो ये बात भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों ही सही है, कथन ए और 2 दोनों ही सही है। और ये 6 क्लास की हिस्ट्री का है, 2 ए की सही व्याख्या कर रहा है। उसमें जो है आप लोगों का साफ साफ जो है ये बात लिखी गई है, पढ़ना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करें। जो ग्राम भोजक होते थे, जानते हैं ग्राम भोजक किसको कहा जाता है, भूस्वामियों को जो है जो भूस्वामी होते थे ना, उन्हें जो है क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक। अगर हम गृहपति की बात करें तो जो गृहपति होते थे ना, वो कृषक को कहा जाता है। जो स्वतंत्र किसान होते थे ना, उनको कहा जाता था। दास या कर्मकार की बात करें तो ये जो दूसरे की ज़मीन पर काम करने वाले। याद रखिएगा, इसको कई तरीके से पूछ सकता है, आपको कई 4 ऑप्शन दे देगा, बस सिर्फ ग्राम भोजक को। यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ग्राम भोजक जो होते थे भूस्वामियों को कहा जाता था, गृहपति जो होते थे स्वतंत्र कृषक, और दास कर्मकार जो होते थे ये दूसरे की ज़मीन पे जो काम करने वाले होते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 मतलब 8th क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें। क्या है, देखिए राजस्व की रैतवारी व्यवस्था ने किसानों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। बिल्कुल करेक्ट, सही बात है। जो रैतवारी व्यवस्था थी ना, ये किसान और खेतिहर कृषकों के बीच, जो रैयत थे और जो खेती करते थे, उनके बीच जो है सीधा संबंध स्थापित किया। रैतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। नहीं, रैतवारी व्यवस्था में जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे ना, वो खुद ही जो है राजस्व की उगाही पर, मतलब राजस्व वही वसूलते थे। तो ये वाला पॉइंट जो आपका गलत है। तो याद रखिएगा, राजस्व की जो रैतवारी व्यवस्था थी, इसमें किसान और खेतिहर कृषक जो होते थे, दोनों के बीच में डायरेक्ट संबंध था। रैतवारी व्यवस्था में जो है किसान ही जो है क्या वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे। तो यहाँ पे तो क्या बोल दिया, ग्राम प्रमुख। तो ये गलत हो जाएगा, ए सही बी गलत, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कि 39, हम 31 से जो है हमारी हिस्ट्री स्टार्ट है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्यों के साथ जो है सुमेलित करना है। जो समाज सुधारक हैं क्या है, देखिए ज्योतिबा राव फुले के बारे में कल भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था और बताया था आपको कि ज्योतिबा राव फुले जो थी, ये गुलामगिरी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने जो है, जो ज्योतिबा राव फुले थी, ये महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए जो है स्कूल भी खोले थे। ठीक है, बेगम रुकैया सखावत की बात करें तो ये जो है पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल इन्होंने खोला था। ताराबाई सिंधे, ये सब हमने अभी कल किया था। ठीक है, ताराबाई सिंधे की बात करें तो ये पूना में जो है विधवा गृह की स्थापना की थी। और पंडिता रामाबाई की बात करें तो पंडिता रामाबाई जो थी, इन्होंने जो है क्या किया था, पंडिता रामाबाई ने, तो एक मिनट कुछ गलत हुआ,
पंडिता रमाबाई ने ना पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, और ताराबाई सिंधे जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक जो है एक किताब लिखी थी। देखिए ये थोड़ा सा गलती हुआ गया, कोई बात नहीं, ये हम कल भी किए थे हम लोग। ताराबाई सिंधे जो है स्त्री पुरुष तुलना से संबंधित है। पंडिता रमाबाई इन्होंने पुणे में जो है विधवा गृह की स्थापना की। तो ये आपका इस तरीके से दिया है, हो सकता है कि अगली बार जो है एक को देकर पूछ ले। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा राव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, वहीं बेगम रुकैया ने पटना और कलकत्ता में, ताराबाई सिंधे जो है ये स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी। पंडिता रमाबाई की अगर बात करें तो पूना में इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर। देखिए, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किया। क्या प्रयास किया? जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए। तो ये जो है प्रार्थना, अगर हम बात करें अंधविश्वासों की निंदा की, तो प्रार्थना समाज ने जो है विचारों की स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, ना ही मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए बोलता है, ना ही जो बाल विवाह है उसकी अनुमति के लिए, बल्कि जाति जो बंधन है उसके उन्मूलन के लिए, उसमें सुधार के लिए प्रार्थना समाज। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के बारे में जो है कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे और संवाद के रूप में थे। ठीक है, तो ये बात तो करेक्ट है। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख जो सिद्धांत है, ठीक है, उनका जो है प्रोत्साहन किया था। तो जो सिंह सभा है ना, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। सिंह सभा, और ये 8th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है ना उससे है। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख जो सिद्धांत है उनका जो है प्रोत्साहन किया था। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित होता है, नहीं, वो तो धर्म के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, तो ए और बी जो है सही होगा, पहला ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, एक मिनट, 11 क्वेश्चन नंबर मतलब 41। 41 तो हमने कर लिया। 42 क्या है क्वेश्चन, देखिए, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाएं। मतलब शुरुआत से, प्रारंभिक से नूतन क्रम में। ठीक है, शुरुआत से लास्ट की ओर जाना है हमें। तो क्या होगा, देखिए, सबसे पहले भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, ये चेतना जागृत हुई। एल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो है ना क्या हुआ था, भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए। ठीक है, पहला ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये दूसरे नंबर पर आएगा। और फिर उसके बाद आएगा आपका एल्बर्ट बिल, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो सबसे लास्ट में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा सही है इसके अंदर, ADBC, थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। अब ये मत बोल दीजिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था या एल्बर्ट बिल लागू कब हुआ था, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन 8th क्लास की हिस्ट्री में जब अभी करेंगे ना तो भी आप लोगों को जो है इसके बारे में चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन पहले भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया तो उसमें आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताएं, जो मध्यमार्गी नेताएं थे, जो नेता लोग थे, उनके बारे में क्वेश्चन है। लोगों को लगता था कि अंग्रेज जो है स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यमार्गी नेता थे उनको ये लगता था कि अंग्रेजी स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते ये जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। तो ऐसा था? बिल्कुल नहीं। वे आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर बल दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यमार्गी नेता थे उन्होंने जो आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर बल दिया, नहीं। वे निवेदन की राजनीति विफल रही या ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो ये जो है एक जनमत निर्माण किया, ये बात जो है सही है। जो मध्यमार्गी नेता थे ना, वो देश की तबाही, जो आर्थिक तबाही के विरुद्ध जो है उन्होंने सोचा कि जनमत निर्माण करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है 43 क्वेश्चन नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 44। ठीक है, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, दिख रहा है ना? हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन एक क्या है, 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है तैयार की गई। तो क्या बात सही है? तो आपको बता दूं 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं, 1956 में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, भारी उद्योगों के विकास पर बल नहीं दिया गया था, और ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अगर लगता है कि इससे जो है आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की मदद करने की, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बीच बीच में आप लोगों को गाइडेंस मिलता भी रहेगा कि किस तरीके से पढ़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना पढ़े जो है आप नंबर लेकर आ सकते हैं, आप पेडागॉजी कर सकते हैं। मैं यही एडवाइस करूँगी, इन बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, हाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है काम आते हैं, लेकिन पूरा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना आप चाहते हैं कि पहली बार में निकालें, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सीटेट पास कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट जो है ना जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आप लोगों को इतना थोड़ा सा अगर सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो कोई भी जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, याद रखिएगा 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है निजी संस्थानों के नियंत्रण और भारी उद्योगों के विकास पे बल नहीं दिया गया था, बल्कि क्या था, मैंने कल भी बताया था, औद्योगिक नीति और आर्थिक नीति के लक्ष्यों को लेकर जो है काम करना शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके आगे जो है आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है 11 जनवरी का जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए, पूरा प्रीवियस ईयर करवाऊंगी। ऑल द बेस्ट।